देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ है समीर और सुमेरा। शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के पेशावर में विमान में आग लग गई है। विमान में 276 पैसेंजर सवार थे। लोगों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। ये विमान दुबई से पेशावर आ रहा था। आग की खबर मिलते ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। ये बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें। इस विमान के बारे में जानकारी है कि ये पाकिस्तान के पेशावर में विमान में आग लगी है। विमान में 276 पैसेंजर सवार थे। इस प्लेन से आखिर लोगों को इमरजेंसी एग्जिट क्यों करनी पड़ी? आखिर लोगों को इस स्लाइडर से नीचे क्यों उतारा जा रहा है? तस्वीरें हैं पाकिस्तान के पेशावर एयरपोर्ट की। प्लेन में अचानक से आग लगने की खबर मिली तो अफरा तफरी बच गई। आनन फानन में प्लेन में सवार 276 यात्रियों को फौरन नीचे उतारा गया। क्योंकि एक आपात स्थिति थी, इस वजह से यात्रियों को बचाने के लिए इमरजेंसी गेट खोलकर स्लाइड के जरिए नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि ये विमान सऊदी अरब के रियाद से हाजियों को लेकर पेशावर एयरपोर्ट पहुंचा था कि तभी इसके लैंडिंग गियर में आग लग गई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सभी यात्रियों समेत विमान के 21 क्रू सदस्यों को सकुशल नीचे उतारा गया। हालांकि इस दौरान एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बना रहा, मगर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक बड़ा हादसा टल गया। और अगली खबर पाकिस्तानी सेना की बर्बरता से जुड़ी। क्वेटा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बरसा दी गई गोलियां। पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ बलूच लगातार विरोध कर रहे हैं। निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बलोच नागरिकों पर फायरिंग की गई है। पाकिस्तान के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोच लोगों की आवाज को दबाने की ये कोशिश। गोलियों की आवाज, सड़क पर अफरा तफरी, बदहवास भागते लोग, पत्थर चलाती जनता। ये तस्वीर पाकिस्तान के क्वेटा की है। क्वेटा बलूचिस्तान प्रांत का एक प्रमुख शहर है। ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का एक और नमूना है। आज जब क्वेटा में लोग पाकिस्तानी सेना के अगवा किए बलूच साथियों की रिहाई के लिए प्रदर्शन करने उतरे तो उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी थीं, लेकिन सेना ने उन्हें भी नहीं बख्शा। लगातार गोलियां चलती रही और लोग बचने के लिए इधर उधर भागते रहे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगते रहे। कुछ हिम्मती लोग पलटकर सेना पर पत्थर फेंकते रहे। दरअसल बलूच जनता अगवा करने के बाद गायब कर दिए गए अपने लोगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करती रही। 27 जून को जहीर बलूच नाम के एक सरकारी कर्मचारी को पाकिस्तानी सेना ने अगवा कर लिया, जिसके विरोध में बलूच जनता प्रदर्शन कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पटना से राकेश उर्फ रॉकी को गिरफ्तार किया गया है। रॉकी पेपर लीक का किंग पिन बताया जा रहा है। अभी पटना और कोलकाता में सीबीआई की रेड जारी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, राकेश को कहा जा रहा है कि ये किंग पिन है और उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही अभी और भी जगह पर रेड जारी है, तो वहां किस तरह की जानकारी है जहां रेड दी जा रही है और इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है किंग पिन रॉकी के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी की है नीट पेपर लीक मामले में। जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम रॉकी उर्फ राकेश रंजन बताया जा रहा है, जो कि पटना का रहने वाला है। और बताया जा रहा है कि जो नीट पेपर लीक कांड था उसका जो पूरा गिरोह था उसका ये सरगना है। तो एक सबसे बड़ी गिरफ्तारी अब तक सीबीआई इस केस में मान रही है इसको। इसके अलावा आज ही से सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे 10 दिन की रिमांड पर लिया गया है। अब इस दौरान सीबीआई जानने की कोशिश करेगी आखिरकार इस पूरे नेक्सस के अंदर और कौन कौन लोग शामिल थे। साथ ही इस केस से जुड़े या फिर कहें रॉकी उर्फ राकेश रंजन से जुड़े 4 ठिकानों पर सीबीआई की टीम इस वक्त छापेमारी भी कर रही है। इनमें से 2 लोकेशन पटना में है, एक कोलकाता में है और एक अन्य बिहार में ही लोकेशन है जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है। तो एक बड़ी गिरफ्तारी सीबीआई मान रही है। तो फिलहाल सीबीआई का कहना है कि आने वाले दिनों में इस केस के अंदर कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जी जितेंद्र, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। जोशीमठ में फिर से भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। थोड़ी देर पहले फिर टूटकर गिरा है पहाड़ का हिस्सा। लैंडस्लाइड में बाल बाल बची है एसडीआरएफ की टीम। मलबा हटाने वाली मशीनें टूटे हुए पहाड़ के नीचे दबी हुई हैं। और ये देखिए तस्वीरें जो डराने वाली है उन लोगों के लिए जो खास तौर पर इस इलाके में रहते हैं और अपने आम जनजीवन के लिए इधर से उधर उन्हें जाना होता है। उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें।
एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा दें। दरअसल ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां पर भयानक तरीके से लैंडस्लाइड की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। देखिए वहां पर किस तरह से लोग मौजूद थे और अचानक से जो वहां पर पहले से ही मौजूद एसडीआरएफ की टीम के सदस्य थे वो ये काम कर रहे थे कि मलबा हटाया जाए, लेकिन इसी दरमियान एक बार फिर से हादसा हुआ है। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के चंबा से भी लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। लैंडस्लाइड की ये खौफनाक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा से सामने आई हैं, जहां भरमौर में गुआई नाला से दो नाली के बीच जाने वाले रास्ते पर यह भूस्खलन हुआ है। ये मणि महेश डल झील की ओर जाने वाले पड़ाव के साथ लगा हुआ हिस्सा है। जब ये पहाड़ दरका और भूस्खलन हुआ तो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि लैंडस्लाइड के दौरान राहत की बात यह रही कि इसमें किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही इस भूस्खलन की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद गुई नाला से दोनाली नाले के रास्ते मणि महेश यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मणि महेश जाने वाले श्रद्धालुओं को हड़सर से मणि महेश जाने वाले मुख्य और पुराने रास्ते के जरिए आवाजाही करने की सलाह दी गई, जिससे किसी प्रकार के जान माल का नुकसान न हो। प्रशासन सड़क को जल्द ठीक करने में जुटा है। पहाड़ पर लैंडस्लाइड हो रही है तो दिल्ली में बाढ़ के हालात हैं। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का हिस्सा टूटने से बवाना की जेजे कॉलोनी के घरों में पानी घुस गया। दिल्ली जल बोर्ड बैराज की मरम्मत में जुटा हुआ है। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर टूटने से बवाना इलाके के जेजे कॉलोनी में पानी भर गया, जिससे कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। कॉलोनी में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिसके बाद लोग सुरक्षित जगहों पर आसरा लेने के लिए निकलते नजर आए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने प्रशासन पर मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। रात के 1:30 बजे करीब पानी भरना चालू हो गया था। उसके बाद सभी को फोन करा गया, लेकिन प्रशासन यहाँ आता है, मूर्ख दर्शन बन के चला जाता है। रात को 1:30 बजे पानी चालू हुआ है, ठीक है, और सुबह 6 बजे तक 5-6 फीट तक पूरा भर गया था पानी, ठीक है। और मेरा ट्यूशन सेंटर है यहाँ पे, तो पूरा जो मेरी फाइल वगैरह ट्यूशन सेंटर बच्चों के डेस्क वगैरह सब डूब चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। आज मतलब बच्चों की पढ़ाई वेस्ट हुई। नहर टूटने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई की किल्लत भी हो सकती है। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी नहर की मरम्मत में जुटे हैं। बवाना इलाके में जेजे कॉलोनी में पानी भरने के बाद वहां के लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हालात का जायजा लिया है TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने। दिल्ली के बवाना इलाके में मुनक नहर में लगभग 20 फीट दीवार टूटने से जो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है, खासतौर से जो जेजे कॉलोनी है, वहां पर आधी रात को पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, ये पूरी गली है, यहाँ पर हजारों लोग रहते हैं और इस तरीके से आप देखेंगे लगभग 3 से 4 फीट पानी ये पूरा भरा हुआ। अंदर जाकर के पानी और भी ज्यादा आ गया। जो ग्राउंड फ्लोर के घर हैं वो पूरी तरीके से पानी से भर चुके हैं। देखिए इस तरीके से पानी जरूर निकाला जा रहा है। यहाँ पे पंप लगाए गए हैं और पानी निकालने का काम है। कभी करीब 6 फीट तक पानी था, बताया जा रहा है कि अब 4 फीट तक अंदर पानी भरा हुआ है। और यही वजह है कि जो इलाके के लोग हैं, जो जेजे कॉलोनी, उसमें आप देखेंगे दूर तक कि कितना पानी भरा हुआ है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, और आप देखेंगे कि पानी में घुस करके उन लोगों को अपने जरूरत की चीजें लाने के लिए जाना पड़ा। फिलहाल किचन में पानी भरा हुआ है, इसलिए खाने पीने की भी खासी दिक्कत आ रही है। कैमरामैन राजू यादव के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और दिल्ली के बवाना में नहर टूटने की वजह से जहां लोग परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं सियासत भी गर्म है। बीजेपी दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। बवाना के अंदर जो है CLC आती है, हरियाणा से जो पानी आता है, उस एम्बैंकमेंट को टूटने की खबर हमारे को रात को आई है और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी जो है वहाँ पे पहुँचे हैं। मैंने आज फ्लड डिपार्टमेंट के भी
चीफ इंजीनियर को बोला है कि आप वहाँ पे जाइए, और अगर फ्लड डिपार्टमेंट भी कोई मदद कर सकता है जल बोर्ड की, तो वो भी हम करेंगे। देखिए, जब किसी भी चीज की मरम्मत नहीं होगी, जब किसी चीज का केयर नहीं होगा, तो इसी तरह का समाचार हमको मिलता है। बहरहाल अभी हम लोग अपने स्तर से इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि लोग भी बहुत परेशान हैं। हम इसमें जितना सहयोग कर सकते हैं केंद्र से, पूरी करने के लिए आगे बढ़े। नेपाल में भारी बारिश का असर बिहार के पूर्वी चंपारण में देखने को मिल रहा है। चंपारण में सिकरहना, गंडक और बागमती सहित कई नदियां उफान पर हैं। नाव पर सवार ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जज्बा ऐसा है कि बाढ़ के पानी को भी इनका हौसला चुनौती दे रहा है। बिहार के मोतिहारी जिले के संग्रामपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां हालात से समझौता करना इन बच्चों की ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी मजबूरी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर के पेटी बक्से और कीमती सामानों के साथ लोग ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। देखिए, जहां लोग नाव से उतरे हैं, उसके आगे सड़क पानी में डूब चुकी है। आने जाने के सारे रास्ते बंद है। इस बीच एक तस्वीर ऐसी भी आई है, जाहिर है ये स्थिति खतरे को न्योता देना है, क्योंकि गहरे पानी के बीच नाव संभालना काफी कठिन होता है। नाव से लोग इन दिनों आ जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि निजी नावें ही इनका सहारा है। आने वाले दिनों में सरकारी स्तर पर बाढ़ प्रभावित पूर्ण चंपारण में कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई है। चंपारण में सिकरहना, गंडक, बागमती सहित कई नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से संग्रामपुर, सुगौली और केसरिया प्रखंड में बाढ़ की भयावह स्थिति है। तकरीबन 12 से ज्यादा गाँव और कस्बे बाढ़ की चपेट में है। असम में भीषण बाढ़ से पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हो गई है। एसडीआरएफ लगातार बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में लगी हुई है। बाढ़ के बीच लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। ये हालात है असम के धेमाजी जिले के कई गांव के। मोरी गांव और बोंगाई गांव जिले की बात करें तो यहाँ इस समय कई गांव जलमग्न हैं। मोरी गांव में अब भी घरों में 5 फीट तक पानी है। कई स्कूल और सरकारी कार्यालय पानी में डूबे हैं। बताया जाता है कि बोंगाई गांव जिले से होकर बहने वाली राई नदी उफान पर है। अब भी कई स्कूलों में पानी भर रहा है। इस घर की हालत देखिए, लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर है। पानी में डूबे बेड की हालत देखिए, इसके पाए मिट्टी में धंस चुके हैं। घर जैसे खंडहर हो चुका है। एसडीआरएफ बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों में ले जाने में जुटी है। पिछले 24 घंटे में और 5 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 84 पहुंच गया है। इस बीच खबर है कि असम के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हालात अब भी भयावह है। अब भी 27 जिलों के 14 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। और आसाम के नौगांव जिले में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें असम के नौगांव जिले की हैं, जहां चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। बाढ़ की वजह से जिले में जमकर तबाही हुई है। हालात ये हैं कि सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं। हजारों लोगों ने परेशान होकर अपना घर बार छोड़कर बाढ़ के पानी से बचने के लिए सड़क और ऊंची जगहों पर शरण ले रखी है। उनका कहना है कि उनके घर का सारा सामान पानी में डूबकर बर्बाद हो गया है। 10 दिन से ज्यादा समय से वो ऐसे ही रहने को मजबूर है। सब डैमेज हो गया। क्या क्या डैमेज हो गया? सब चीज कपड़ा लता तकिया, हाँ सब डैमेज। कपड़ा कागज भी नहीं उलाया, उलाया इसको बूढ़ा का डेनमैन सब गलाया है। पानी घर में ही है। पहले कितना पानी था आप लोगों का घर में? पहले तो एक आदमी डूब जाता, अभी फिलहाल इतना आया है। घर का जो जितना सामान था सब आपका घर का अंधारे में रह गया है। आदमी जैसे जैसे भागा हुआ है इधर में, तो जितने भी सामान है सब डैमेज हो गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ के पानी ने हाथीमुरा तटबंध का एक हिस्सा पूरी तरह से तोड़ दिया है, जिसकी वजह से कलियाबोर इलाके में बाढ़ की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। यूपी का लखीमपुर जिला बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ड्रोन से ली गई तबाही की ये तस्वीर यूपी के लखीमपुर खीरी की है, जहां पर जारी बारिश का असर अब दिखने लगा है। प्रदेश की ज्यादातर नदियां उफान पर बह रही हैं या फिर खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। तस्वीरों में जहां तक देखिए पानी ही पानी दिख रहा है। घर, सड़क, बाग, जंगल सब जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों गांव में पानी भर चुका है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
कई जगहों पर लोग अपनी छतों पर फंसे दिख रहे हैं, तो कहीं लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी से चलते नजर आए। वहीं नाव के जरिए भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई रास्ते पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। लोग सड़क किनारे खड़े होकर हालात से जूझने को मजबूर हैं। जिले के करीब 1 लाख लोगों का कहना है कि जिस तरह नदियों का पानी बढ़ा है, उससे हालात और ज्यादा खराब होने के आसार हैं। मोहना नदी की बाढ़ का पानी कोतवाली तिकुनिया के गांव गंगानगर, रननगर में भर चुका है। शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हालात का जायजा लिया। ये यूपी का शाहजहांपुर शहर है, जहां गंगा, रामगंगा, गर्रा और खनौत नदियों में बढ़ते जलस्तर के बाद बाढ़ के हालात बेकाबू हो गए हैं। ज्यादा बारिश होने के कारण शाहजहांपुर के कई मोहल्ले प्रभावित हो रहे हैं। अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोग अपने घरों में फंसे हैं, जिन्हें प्रशासन ने नावों और स्टीमरों के जरिए निकाला। सेना, एनडीआरएफ और पैक ने जिले में मोर्चा संभाल रखा है। हर जगह बाढ़ में फंसे लोगों का राहत और बचाव कार्य जारी है। यूपी के वित्तीय और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि आपदा से जो नुकसान हुआ उसके लिए वो बहुत दुखी हैं। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे जल स्तर के कारण शाहजहांपुर के करीब 1 दर्जन मोहल्ले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, उन्हें राहत सामग्री भी प्रशासन की ओर से वितरित की जा रही है। लोगों से हालात सुधरने तक अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। जिला मुख्यालय पर बने कंट्रोल रूम और सामाजिक संगठनों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। और अब बात महाराष्ट्र की उस ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। आईएएस पूजा खेडकर का ट्रांसफर कर दिया गया है। पूजा खेडकर ने वाशी कलेक्ट्रेट में किया ज्वाइन। फर्जीवाड़े और पद के दुरुपयोग के आरोप के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को पुणे से ट्रांसफर कर दिया है। महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर पिछले 2 दिनों से चर्चा में हैं। विवादों में घिरे पूजा खेडकर को सरकार ने पुणे से वाशिम में ट्रांसफर कर दिया है। पूजा खेडकर ने वाशिम में अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें अभी भी बोलने का अधिकार नहीं। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. So I'm very happy to join in Washington district. अच्छा. I'm looking forward to working with you. नाही, मी ऑथराइज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट डू नॉट प्रोवाइड मी टू स्पीक अबाउट दैट, सो सॉरी आई कैन नॉट. दरअसल पूजा महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पूजा ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया में 841 रैंक हासिल की थी। पूजा खेडकर उस समय चर्चा में आई जब उन्होंने लाल नीली बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया। यही नहीं, मामले ने तब और तूल पकड़ा जब उन्होंने प्रशासन से ऐसी सुविधाओं की मांग की जो आईएएस में प्रोबेशनरी अधिकारियों को नहीं मिलती। पूजा ने ट्रेनी के रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही अलग से कैबिन की मांग कर दी। बड़ी खबर, नीट यूजी परीक्षा को लेकर पंजाब के छात्रों का एक ग्रुप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला है। मुलाकात में धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कई छात्रों ने कहा कि दोबारा परीक्षा न हो। ये मुलाकात हुई है नीट यूजी परीक्षा को लेकर। नीट यूजी परीक्षा को लेकर पंजाब के छात्रों की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई। कई छात्रों का ये भी कहना था कि वो नहीं चाहते कि दोबारा परीक्षा कराई जाए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि छात्रों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। नीट यूजी पेपर लीक मामले की आज सुनवाई अंतिम समय में टली है और छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग की है। माना जा रहा था सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामले पर आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट हफ्ते भर बाद कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की 3 सदस्यों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच के सामने छात्रों ने दोबारा से परीक्षा कराने की याचिका लगाई है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि तस्वीरें दिखाने वाले टेलीग्राम के वीडियो फर्जी है, उसमें हेरफेर की गई है। इस टेलीग्राम चैनल के सदस्य भी फर्जी थे। पटना और हजारीबाग मामले में किसी भी ट्रंक में से कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं हुआ। प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक यूनिक नंबर होता है और उसे एक विशेष उम्मीदवार को सौंपा जाता है। कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला।
इधर सीबीआई ने भी अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि एनटीए के जवाब के साथ सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर आगे का रुख तय करेगी। और अब बात मध्य प्रदेश में जंगल माफिया के खिलाफ बड़े एक्शन की। विदिशा में जंगल माफिया की गिरफ्तारी के लिए आज बड़ा अभियान चलाया गया। विदिशा के नेशनल हाईवे पर पुलिस ने पीछा कर जंगल माफिया को गिरफ्तार किया। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस ऑपरेशन के वक्त मौजूद रही। ये मध्य प्रदेश के विदिशा की तस्वीरें हैं। नेशनल हाईवे 752B पर आगे आगे ट्रैक्टर और पीछे पीछे पुलिस का काफिला देखकर लोग हैरान थे। लोगों को लग रहा था कि कहीं पुलिस की शूटिंग तो नहीं हो रही। जब पुलिस की 8 गाड़ियां दंदनाती हुई जंगल माफिया का पीछा कर रही थीं, तब लोगों को समझ में आया कि ये रील नहीं, रियल सीन है। आखिरकार 30 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने 3 माफिया को शिकंजे में ले लिया। पुलिस के बीच ये बैठा वही जंगल माफिया है जो 30 किलोमीटर तक पुलिस के साथ भागम भाग का खेल खेलता रहा। माफिया ने बहुत चालाकी की, लेकिन 3 थानों की टीम ने दबोच ही लिया। यहाँ से तत्काल टीम पहुंची दूसरे तरफ से, इधर मावन की ओर टीम और ट्रैक्टर चलाते हुए वो टकराई गई। वहाँ से फिर उन्होंने इधर से वापस किया ट्रैक्टर को चलाते हुए, गाड़ियाँ उसका आगे पीछे पीछे करती हुई। फिर ट्रैक्टर सिरौंज चौराहे से आगे बढ़ता हुआ चला गया सिरौंज की ओर। तत्काल दी गई मोरवास थाने की पुलिस भी मौके पर पहुँच गई, ये परगना रोड पर और अंदर काचीगुड़ा रोड पर। फिर ऐसा ही थाना प्रभारी को भी सूचना दी, आनंदपुर को, उनकी भी टीम पहुंच गई। तो कच्चे रास्ते पर पगराना के आसपास उनको जब्त कर लिया गया। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा? मनीष वर्मा का कद बढ़ाकर नीतीश कुमार ने सियासी गलियारों में इस चर्चा को फिर हवा दी है। लोकसभा चुनाव में जेडीयू के शानदार प्रदर्शन के पीछे जिस शख्स की अहम भूमिका मानी जा रही है, उसे नीतीश कुमार ने अब पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है। 2 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार रहे मनीष वर्मा को जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। 1 साल से ज्यादा समय से संगठन में काम करने वाले मनीष वर्मा ने 2 दिन पहले ही जेडीयू की औपचारिक सदस्यता ली है। 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा ने 2018 में स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया। तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मनीष वर्मा काम करते रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान मनीष वर्मा ने उन सभी 16 सीटों पर जबरदस्त मेहनत की जो जेडीयू के हिस्से में आई, जिसका नतीजा रहा कि पार्टी ने 12 सीटें जीती और केंद्र में मोदी सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। मनीष वर्मा भी कुर्मी जाति के हैं, जिससे नीतीश कुमार आते हैं। मनीष वर्मा का सीएम नीतीश से नालंदा कनेक्शन भी है। मनीष वर्मा का परिवार नालंदा के बिहार शरीफ में ही रहता है, जो नीतीश का गृह जिला है। मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देने के पीछे यही वजह मानी जा रही है। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों और सेक्टर एक्सपर्ट के साथ बैठक की है और आगामी बजट को लेकर उनसे सुझाव भी मांगे हैं। तो ये बैठक की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बरेली में टीचर डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। इस बीच बच्चों को भी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई जा रही है। शिक्षकों के मुताबिक ऐप काम नहीं कर रहा है। ये खुल ही नहीं रहा है ना, इसके आगे जा ही नहीं रहा है। तो फिर इसकी हाजिरी बच्चों की कैसी लगा रहे हैं आप? नहीं, अब तो अटेंडेंस में अपने रजिस्टर में लगा रहे हैं। रजिस्टर में जिस तरह प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की हाजिरी के लिए टीचर्स को ऑनलाइन हाजिरी लगाने का आदेश है। हालात को जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम बरेली के इस कंपोजिट प्राइमरी स्कूल पहुंची, जहां के शिक्षकों की शिकायत है कि एक सीमा के बाद ऐप आगे नहीं चलता। ऐसे में ऑनलाइन अटेंडेंस जा नहीं पा रही है। जुलाई की शुरुआत से ही ये काम नहीं कर रहा है। शिक्षकों की माने तो टैबलेट की उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी का भी रिपोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ऊपर से जो मीटिंग ली जाती है, उसमें भी हम ये सब सूचनाएं देते हैं जो हमसे जानकारी है। ऐसे में रजिस्टर में बच्चों की हाजिरी लगाई जा रही है। शिक्षकों की शिकायत है कि सिस्टम बना दिया है, सिस्टम से चलने को कहा गया, लेकिन सिस्टम सरकने को राजी नहीं, वो काम नहीं करता। अब उन पर भी ऑनलाइन हाजिरी का दबाव है। ये बताइए हम ऑनलाइन उपस्थिति अपनी कैसे दे दें? हमारे ग्रामीण भाई जो रहते हैं, जिनकी 70 किलोमीटर है, ना रास्ते हैं ना पुल है। नहीं, अब तो कह रहा है उसमें सरकार कह रही कार्रवाई की जाएगी अगर नहीं लाएंगे तो कर दे। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर ये कि यूपी में शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी को लेकर विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि आज के दौर में तकनीक से नहीं बच सकते हैं। उन्होंने डिजिटल हाजिरी का समर्थन करते हुए कहा है कि तकनीक से पारदर्शिता भी आती है। टेक्नोलॉजी से हमें बचना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है और जो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उनकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है
उन्होंने शपथ ली है, वो शपथ का मैं ध्यान उनको दिलाता हूँ, ड्यूटी का मैं ध्यान दिलाता हूँ। हमारी प्राथमिकता है बच्चे, देश का भविष्य, और वे परिवार जो उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उन परिवारों के साथ भी न्याय होना चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मायावती की पार्टी बीएसपी और अभय सिंह चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के बीच समझौता हो गया है। अभय चौटाला गठबंधन के नेता होंगे। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आईएनएलडी और बीएसपी ने हरियाणा विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हरियाणा की 90 सीटों में से बीएसपी 37 और आईएनएलडी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चौटाला ने कहा, हम गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन करेंगे और सरकार बनाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूटी है उसको सत्ता से बाहर किया जाए। हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे। बीएसपी ने कहा कि यह गठबंधन कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का काम करेगा। अगर गठबंधन को बहुमत मिला तो अभय चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा। क्रिकेट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम को भेजे जाने से बीसीसीआई के इनकार की खबरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों मुल्कों में अच्छे रिश्ते के लिए पाकिस्तान को भी पहल करनी होगी। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, तो वो नहीं बनना चाहिए। टूर्नामेंट के हवाले से अगर इंडिया की टीम नहीं जाएगी तो ये बीसीसीआई का अपना फैसला है। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना इसमें रोल अदा करना होगा कि मुल्क के दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर रहें। और महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज है। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी और महायुति ने विधायकों की लामबंदी शुरू कर दी। महाराष्ट्र में 12 जुलाई को होने वाली विधान परिषद चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। 11 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। एक कैंडिडेट को जीत के लिए 23 विधायकों के वोट की जरूरत है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। एक साथ एक इसमें जो है जो प्रशिक्षण दिया जाता है, कैसा वोटिंग करने का, क्या करने का, किसको कितना वोट है, ये सब कर दिए जाते हैं, इसलिए एक साथ रखा है, बाकी कुछ नहीं। क्रॉस वोटिंग के अंदेशे को देखते हुए महाविकास अघाड़ी और महायुति को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। इसलिए सभी दलों ने अपने अपने विधायकों को होटल में ठहरने को कहा है। हमें जरूरत नहीं है, हमें अलायंस में हमारे तीनों उम्मीदवार चुन के आ रहे और हम लोग साथ में, कोई गड़बड़ नहीं। लोकसभा नतीजों के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी है, लेकिन एमएलसी के चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन वाली महायुति मजबूत दिख रही है। बताया जाता है कि महायुति 11 में से 9 सीटें जीत सकती है, वहीं महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 2 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट्स को मनुस्मृति पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मनुस्मृति को लीगल मेथड नाम के पेपर में पढ़ाया जाएगा। कल काउंसिल फॉर एकेडमिक मैटर्स के सामने रखा जाएगा ये प्रस्ताव। अगस्त के शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकता है ये पेपर। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या बताया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 60 सेकंड की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की तस्वीरें हैं। मिशन के 36 दिन बाद दोनों ने धरती के लिए अंतरिक्ष से क्या संदेश भेजा है, बता दें 5 जून को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता और बुच विल्मोर धरती से 410 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए, लेकिन 8 दिन में लौटने की तारीख बाद में अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में खराबी के चलते टलती गई।
और अब तक साफ नहीं है कि सुरक्षित वापसी कब होगी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं माउंट एवरेस्ट की सैर पर। ये तस्वीरें चीन के एक ड्रोन कंपनी ने जारी की है, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये माउंट एवरेस्ट का नजारा है। अद्भुत है, विहंगम है, विराट है, हिमालय की शान है। जहाँ तक देखिए बर्फ ही बर्फ है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरे माउंट एवरेस्ट पर सफेद रंग की चादर बिछी है। चीनी ड्रोन कंपनी DJI ग्लोबल ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है। ड्रोन की इन तस्वीरों को देखकर एक पल के लिए आपको भी लगेगा कि इनके ऊपर से आप गुजर रहे हो। माउंट एवरेस्ट की बर्फीली चोटियों की सैर का अनुभव भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इन तस्वीरों के जैसे एहसास अद्भुत है, रोमांचक है, कभी नहीं भूलने वाला है। बेस कैंप से चोटी तक एवरेस्ट कैसा दिखता है 4 मिनट के इस वीडियो में दिखाया गया है। वीडियो में देख सकते हैं कि कई जगहों पर कैंप भी बनाए गए हैं, जहां कुछ लोग पर्वत की चढ़ाई करते देखे जा सकते हैं। एक आकलन के मुताबिक बेस कैंप से एवरेस्ट शिखर तक की दूरी लगभग 20.5 किलोमीटर है, जिसमें ट्रैकर्स को चोटी तक पहुंचने के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में 1.5 महीने से ज्यादा का समय लगता है। और अब देखिए ये माउंट एवरेस्ट की चोटी, जहां तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं। एक पल के लिए आपकी आंखें पलक झपकाना भूल जाएंगी।